नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। म्यांमार को जिसका अरसे से इंतजार था, लोकतंत्र का वो मौका आ गया। 5.5 दशक में पहली बार म्यांमार को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो सेना से नहीं जुड़ा है। जनता इसे जनतंत्र की जीत मान रही है और उम्मीद कर रही है कि म्यांमार अब तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। म्यांमार की चहेती नेता आंग सान सूची संवैधानिक नियमों के चलते राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी, लिहाजा उनके बेहद करीबी माने जाने वाले तिन चौ ने यह जिम्मेदारी संभाली है। विशेष में आज हम नई सरकार, उसकी चुनौतियां और सेना की राजनीति पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। तो म्यांमार को अब यू तिन चौ के रूप में नया राष्ट्रपति मिल गया है। सत्ताधारी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी की मुखिया आंग सान सूची तकनीकी वजहों से राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी, लिहाजा नवंबर में ऐतिहासिक चुनाव के बाद कशमकश बनी हुई थी कि म्यांमार का राष्ट्रपति आखिर कौन होगा। तिन चौ को सूची का बेहद करीबी माना जाता है। यू तिन चौ 1 अप्रैल से कामकाज शुरू करेंगे। म्यांमार को इस लम्हे का इंतजार जमाने से था। आखिरकार 15 मार्च के दिन म्यांमार को लंबे अरसे बाद एक निर्वाचित राष्ट्रपति मिल गया। आंग सान सूची की अगुवाई वाली सत्ताधारी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के कद्दावर नेता तिन चौ म्यांमार के नए राष्ट्रपति चुने गए। अगले 5 साल तक देश की कमान उनके हाथों में रहेगी। तिन चौ को 652 में से 360 वोट मिले, जबकि सेना की तरफ से नामित उम्मीदवार मिंट स्वे को 200 और एनएलडी के ही एक दूसरे उम्मीदवार हेनरी वेथ थियो को 79 वोट मिले। मिंट स्वे और हेनरी थियो पहले और दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। एनएलडी को तिन चौ से काफी उम्मीदें हैं। नवंबर में आंग सान सूची की पार्टी एनएलडी ने चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की थी। उसके बाद म्यांमार समेत पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी थी कि म्यांमार की कमान किसके हाथ में जाएगी। तकनीकी कारणों से सूची खुद राष्ट्रपति नहीं बन सकती, लेकिन जीत के बाद उन्होंने दावा किया था कि नए राष्ट्रपति उनकी देखरेख में ही काम करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही थी कि संविधान में अस्थायी संशोधन के जरिए सूची को नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन यू तिन चौ के निर्वाचन के बाद इन तमाम कयासों पर अब विराम लग गया है। यू तिन चौ को आंग सान सूची का बेहद करीबी माना जाता है, लिहाजा राजनीतिक गलियारों में लोग तिन चौ का सूची के बराबर ही स्वागत कर रहे हैं। विरोधी पार्टियों ने भी ये माना कि सूची ने बेहद उपयुक्त राजनेता को राष्ट्रपति पद के लिए पेश किया। उन्नीस सौ 60 के बाद ये पहला मौका है जब म्यांमार को कोई ऐसा राष्ट्रपति मिला है जिनकी पृष्ठभूमि सैनिक की न हो। 2011 में सैन्य शासन के खात्मे के बाद थिन शिन पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति बने, लेकिन थिन शिन सेना के ही नेता थे। लिहाजा जमाने बाद म्यांमार को कोई सिविलियन राष्ट्रपति नसीब हुआ है। म्यांमार में नए नए लोकतंत्र को बेहतर और मजबूत बनाने की दिशा में अभी लंबा सफर तय करना है। ऐसे में यू तिन चौ के कंधे पर पूरी दुनिया की उम्मीदों का बोझ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो बेशक म्यांमार में तिन चौ नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। लोकतंत्र की लंबी लड़ाई के बाद एनएलडी पर लोगों ने जिस तरह का भरोसा दिखाया, उससे तिन चौ के कंधे पर जिम्मेदारियां भी कम नहीं हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जनता ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को प्रचंड बहुमत दिया। आंग सान सूची के नेतृत्व पर म्यांमार की जनता ने भरोसा किया और दुनिया भर के मीडिया में सूची छाई रही। लेकिन सूची के बगल में जो आदमी इन तस्वीरों में खड़ा है, बहुत कम लोगों को पता था कि आने वाले दिनों में म्यांमार की राजनीति का सारा भार इनके ही कंधों पर आने वाला है। ये है म्यांमार के नए राष्ट्रपति तिन चौ।
आंग सान सूची के बेहद करीबी लोगों में शुमार तिनचौ भी मानते हैं कि ये जीत असल में सूची की जीत है। तिनचौ म्यांमार के बेहद गंभीर नेताओं में शुमार हैं। एक लेखक, बुद्धिजीवी और राजनेता के तौर पर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी में उनकी खासी धाक है। यही वजह है कि सूची जैसी कद्दावर नेता भी वक्त वक्त पर तिनचौ से राजनीतिक मशविरा करती रहती हैं। 20 जुलाई 1946 को ब्रिटिश बर्मा में पैदा हुए तिनचौ के घर में शुरू से पढ़ने लिखने का माहौल था। उनके पिता मिन तू वुन बर्मीज के विद्वान थे, लिहाजा तिनचौ ने शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई पर काफी जोर दिया। सांख्यिकी में विशेषज्ञता के साथ ही उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक किया। बाद में कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई करने वो लंदन चले गए। उन्होंने बाद में मैसाचुसेट्स से प्रबंधन की पढ़ाई की और इसके बाद अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के बाद उद्योग मंत्रालय में नौकरी की। लेकिन जैसे ही सेना का दखल म्यांमार की राजनीति में बढ़ा, तिनचौ ने विदेश आर्थिक संबंध विभाग के उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दौर में वो आंग सान सूची के करीब आए और म्यांमार में लोकतंत्र के हक में आवाज उठाने लगे। फिर धीरे धीरे सूची के साथ तिनचौ ने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में शिरकत की। ऐसा नहीं है कि तिनचौ अचानक विश्वविद्यालय से निकलकर राजनीति में कूद गए। उनके पिता बर्मा के प्रसिद्ध कवि और लेखक तो थे ही, साथ ही राजनीति से भी उनका गहरा रिश्ता था। 1990 में चुनाव में पिता मिन तू वुन जीत हासिल कर म्यांमार की संसद पहुंचे। तिनचौ के व्यक्तित्व में राजनेता के साथ साथ शिक्षक के गुण आज भी साफ साफ दिखते हैं। वो बहुत मुखर नहीं है, लेकिन नीतिगत फैसलों के बारे में बेहद चतुर माने जाते हैं। म्यांमार को 5.5 दशक बाद तिनचौ के रूप में एक ऐसा पहला राष्ट्रपति मिला है जिनका सेना से कोई जुड़ाव नहीं है। लिहाजा आने वाले दिनों में उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। म्यांमार में राष्ट्रपति भले ही आंग सान सूची ना बनी हो, लेकिन म्यांमार समेत पूरी दुनिया जानती है कि मौजूदा शासन में वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में है। राष्ट्रपति तिनचौ ने भी खुद की जीत को सूची की ही जीत करार दिया। बीते 2-3 दशक से आंग सान सूची म्यांमार की पर्याय बन गई हैं। देश में लोकतंत्र के पक्ष में संघर्ष करने वाली आंग सान ने अपने जीवन का लंबा हिस्सा नजरबंद होकर गुजारा। आइए एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफरनामे पर। बीते कई वर्षों से म्यांमार की राजनीति जिसके इर्द गिर्द घूमती है, वो नाम है आंग सान सूची। कुछ महीने पहले उनकी अगुवाई में एनएलडी प्रचंड बहुमत से सत्ता में पहुंची और जमाने बाद बहाल लोकतंत्र को सबसे ज्यादा उम्मीद आंग सान सूची से है। 70 साल की सूची ने म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ लड़ाई में जीवन दांव पर लगा दिया। विरोध के दौरान गिरफ्तारियां भी उनके जोश और जुनून को कम नहीं कर सकी। सूची का जन्म 19 जून 1945 को रंगून में हुआ। उनके पिता आंग सान स्वतंत्र बर्मा के संस्थापक माने जाते हैं। सूची जब 2 वर्ष की थीं, तभी पिता की विपक्षी समूह ने हत्या कर दी। उनका बचपन बर्मा में गुजरा। जब 1960 में उनकी मां राजदूत बनकर भारत आईं, तो सूची भी उनके साथ दिल्ली आ गईं। उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज में 1964 में स्नातक किया। फिर ऑक्सफोर्ड से दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की। 1972 में माइकल एरिस से सूची ने शादी की और इंग्लैंड चली गईं, लेकिन इस शर्त के साथ कि जिस दिन म्यांमार को उनकी जरूरत होगी वो वतन लौट आएंगी। 1988 में बीमार मां की देखभाल के लिए जब वो म्यांमार आईं, तो वहीं से राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत हुई। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी में शामिल होकर उन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में आंदोलन छेड़ दिया। सैन्य सरकार ने अगले ही साल उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। म्यांमार में राजनीतिक आंदोलन से जुड़ने के बाद आंग सान सूची सैन्य सरकार की आंखों की किरकिरी बन गई, लेकिन पूरी दुनिया ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। 1991 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 1992 में भारत ने जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग सम्मान दिया। 1991 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव में हिस्सा लिया तो उन्हें धमाकेदार जीत हासिल हुई, लेकिन सैन्य सरकार ने नतीजे को खारिज कर दिया।
1991 के बाद 2 दशक तक म्यांमार में चुनाव नहीं हुए, लेकिन 2010 के चुनाव में आंग सान सूची को हिस्सा नहीं लेने दिया गया। हालांकि 2012 में रिहाई के बाद जब एनएलडी ने चुनाव लड़ा तो 45 में से 43 सीट जीतकर ऐतिहासिक दस्तक दी। आंग सान सूची के राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा नजरबंद होकर गुजरा और इस दौरान उन्होंने 2 किताबें भी लिखी। उन्हें 1989 के बाद 1995 में पहली बार रिहाई मिली, लेकिन 5 साल बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सैन्य सरकार ने आखिरी वक्त में भी उन्हें पति से मिलने नहीं दिया। 2002 में फिर से सूची को बिना शर्त रिहाई मिली, लेकिन हर बार की तरह ये रिहाई लंबी नहीं टिक सकी। लेकिन इस दौर में उनकी रिहाई के पक्ष में पूरी दुनिया मुखर होने लगी। 2003 से लेकर 2012 तक उन्हें 6 बार नजरबंद किया गया। आंग सान सूची महात्मा गांधी और उनके अहिंसा के सिद्धांत से काफी प्रभावित हैं। 2011 में उनके जीवन और संघर्ष पर ल्यूक बेसन ने द लेडी नाम से फिल्म बनाई, जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारत और म्यांमार के रिश्ते अब तक कैसे रहे। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवको, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता, आईसीएस से इस्तीफा देकर चुनी संघर्ष की राह। 2 बार चुने गए कांग्रेस अध्यक्ष, मगर कांग्रेस से बाहर ले आई जल्द आजादी की चाह। जर्मनी और जापान के सहयोग से बनाई आजाद हिंद फौज और एक विमान दुर्घटना में लापता होने से पहले किया आजाद भारत की अंतरिम सरकार का गठन। सुभाष बाबू के जज्बे को आज पूरा देश करता है नमन। म्यांमार के लिए आगे की राह आज भी आसान नहीं है। नए राष्ट्रपति तिन चौ और सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लिए आने वाले दिन काफी मशक्कत भरे होंगे। देश में कई तरह के तनाव अभी बरकरार हैं और अंदरूनी मामलों के निपटारे के अलावा पड़ोसी मुल्कों के साथ भी संबंधों को नई दिशा देने की जरूरत होगी।
तिनचौ के राष्ट्रपति बनते ही अब म्यांमार में कयासों के दौर पर विराम लग गया है। नवंबर में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की एक तरफा जीत के बाद इस पर कशमकश बनी हुई थी कि म्यांमार में सत्ता की कमान कौन थामेगा। आंग सान सूची मौजूदा संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी, लिहाजा अटकलबाजी ये चल रही थी कि क्या एनएलडी संविधान में संशोधन करेगी और सूची नई राष्ट्रपति बनेगी। लेकिन अब तिनचौ के हाथों में म्यांमार की कमान है और पूरी दुनिया की उम्मीदों का बोझ उनके कंधों पर आ गिरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये चाहेगा कि किसी तरह से धीरे धीरे परिवर्तन हो और वो परिवर्तन ऐसे हो जो जनता के पक्ष में हो, जो डेमोक्रेसी के फेवर में हो। सैंक्शंस वगैरह अमेरिका को हटाना चाहिए। फौज ये चाहेगी कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े वहाँ पर। आंग सान सूची भी यही चाहेगी, उससे डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होगी। तिनचौ और उनकी सरकार के लिए म्यांमार में कई चुनौतियां हैं। मौजूदा संविधान में सेना आज भी मजबूत भूमिका में है। ऐसे में सेना विरोधी राजनीति से शिखर तक पहुंची आंग सान सूची की पार्टी के लिए उनके साथ तालमेल बैठाना मशक्कत भरा काम होगा। एनएलडी ने पूरा चुनाव सूची की अगुवाई में लड़ा और उसकी राजनीति में सेना का विरोध एक महत्वपूर्ण एजेंडा था। हालांकि नई सरकार का दावा है कि वो देश हित में सभी संस्थाओं को साथ लेकर चलेगी। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मिनिस्ट्री है, 25% उनके मेंबर्स हैं और इसीलिए म्यांमार के अंदर कोई काम ऐसा नहीं हो सकता जिसको कि फ़ौज नहीं चाहे। तो आंग सान सूची को एक तरह से टाइट रोप वॉकिंग करनी है। जातीय हिंसा से जूझ रहे म्यांमार को शांति की दिशा में ले जाना तिनचौ के लिए पहली चुनौती होगी। रोहिंग्या मुसलमानों के बदतर जीवन को पटरी पर लाना उनके लिए आसान नहीं होगा। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने हालांकि अब तक रोहिंग्या मुसलमानों के लिए किसी भी तरह के ठोस रोडमैप का खुलासा नहीं किया है। उल्टा हालिया चुनाव में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं थमाकर रोहिंग्या समुदाय के मन में आंग सान सूची की पार्टी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। बीते दिनों एनएलडी प्रमुख आंग सान सूची ने रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार का नागरिक मानने से ही इनकार कर दिया था। लिहाजा अतिवादी राखिन बौद्ध और रोहिंग्या के बीच तनाव को कम करना नई सरकार की बड़ी चुनौती होगी। जो वहाँ की एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं जिनके साथ और जो वहाँ की मेजॉरिटी है यानी बर्मन मेजॉरिटी, उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाए हैं। तो किस तरह से हम राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करके और बहुमत और अल्पमत के लोगों के आपस में संबंध सुधारें। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो समाज से रिलेटेड हैं, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाना चाहिए, नौकरियां बढ़ानी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में। जनता ने इस पार्टी को जिस तरह का प्रचंड बहुमत दिया है उससे बुनियादी सुविधाओं की बहाली के साथ साथ विदेश नीति तक हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव नई सरकार पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज़ादी के बाद म्यांमार के सामने कई चुनौतियां थी। देश को विकास की नई राह की तरफ बढ़ाना था, लेकिन 1.5 दशक भी नहीं बीता था कि सेना ने म्यांमार की सत्ता पर कब्जा कर लिया। सैन्य तानाशाही के खिलाफ छोटे बड़े कई आंदोलन हुए, लेकिन एक लंबे दौर तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई। हालांकि बीते कुछ सालों के लोकतांत्रिक आंदोलन ने सेना के हौसले पस्त किए हैं, लेकिन आज भी संसद के निचले सदन में 1/4 सीट सेना के पास ही है। ऐसे में म्यांमार में सेना की भूमिका आज भी काफी अहम है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में औपनिवेशिक सत्ता की जड़ें कमजोर हो रही थीं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में दर्जनों की तादाद में देश आजाद हो रहे थे। इसी वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में भी आजादी ने दस्तक दी और भारत के 1 साल बाद 1948 में बर्मा यानी मौजूदा म्यांमार अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ। लेकिन आजादी के साथ ही देश में अलग अलग समूहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। पहले राष्ट्रपति यू नू के समय ही बर्मा गृहयुद्ध की चपेट में आ गया। गृहयुद्ध के हालात के चलते सेना की शक्ति में लगातार इजाफा हुआ और नतीजा ये हुआ कि 1962 में सेना ने सत्ता की बागडोर थाम ली। 1962 के बाद 5 दशकों तक सैन्य शासन की तूती बोलती रही।
बेहद सख्ती के साथ सेना ने बर्मा की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दिशा तय की। 1962 से 1988 तक बर्मा में जनरल ने विन का शासन रहा। 1988 में जनरल साउ मोंग ने सत्ता संभाली और 1993 तक बर्मा उनके कब्जे में रहा। 1993 से 2010 तक जनरल थान स्वे के हाथों में बर्मा की बागडोर रही। यानी 48 साल तक बर्मा महज 3 सेनाध्यक्षों के कब्जे में रहा। सेना का दावा है कि अगर उसने बर्मा की कमान नहीं संभाली होती तो देश गृह युद्ध से बर्बाद हो गया होता। लेकिन जानकारों की माने तो इस दौरान न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर सैन्य शासन असफल हुआ, बल्कि आर्थिक प्रगति के लिहाज से भी सेना का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर बजट आवंटन घटाकर रक्षा बजट में लगातार इजाफा किया गया। बुद्धिस्ट मंक्स खुश नहीं थे, उधर रोहिंग्या और मंक्स के बीच में झगड़ा चल रहा था, शांति नहीं थी। जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके साथ, कुछ लोगों के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन सभी लोग उसमें शामिल नहीं हुए थे, और जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था वो भी अपना हक मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से फौज को लगा कि अब वो निभा नहीं पाएंगे। जनरल ने विन के बाद बर्मा में सैन्य सत्ता को बदलने के लिए जोरदार आंदोलन हुआ। 1988 के बाद शहरी इलाकों में हजारों लोगों ने लोकतंत्र के पक्ष में नारे लगाए। आंग सान सूची को इसके बाद नजरबंद होना पड़ा। आंदोलनकारियों पर सैन्य सरकार ने सख्ती की और सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी नेताओं को सीमावर्ती इलाकों में पनाह लेनी पड़ी। 1991 के बाद आंदोलन गांव-गांव तक फैल गया। आखिरकार 2010 में सैनिक सत्ता का अंत हुआ, लेकिन म्यांमार में संविधान की ऐसी संरचना विकसित की गई कि आज भी सरकार में सेना का मजबूत दखल है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। धर्म, संस्कृति, कला से लेकर आर्थिक स्तर तक भारत और म्यांमार के बीच बरसों से अच्छे रिश्ते रहे हैं। हालांकि पिछले 6 दशकों में एक दौर ऐसा भी आया जब रिश्तों में खटास रही, लेकिन वक्त के साथ उस खटास में कमी आई तो रिश्तों में फिर से मजबूती ने अपनी जगह बना ली। लेकिन आज दोनों देशों के बीच अरबों का कारोबार चल रहा है। आइए देखते हैं भारत और म्यांमार के बीच रिश्ते कैसे रहे। पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से सटा म्यांमार बरसों से भारत के अच्छे पड़ोसी के रूप में जाना जाता रहा है। ब्रिटिश राज का हिस्सा होने की वजह से म्यांमार शुरू से भारत के बेहद करीब रहा और यही सिलसिला आजादी के बाद भी कायम रहा। सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक स्तर पर दोनों देश एक दूसरे से जुड़े रहे। वक्त वक्त पर भारत म्यांमार की मदद के लिए भी आगे आया, अब चाहे वो आर्थिक संकट हो या फिर क्षेत्रीय विद्रोह हो। हालांकि 60 के दशक में जब म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट किया तो भारत के साथ रिश्तों में कुछ तल्खी आ गई। भारत ने लोकतंत्र के बहिष्कार का विरोध किया, जबकि चीन ने म्यांमार से नजदीकियां बढ़ा ली। ये वक्त वाकई में बेहद नाजुक था। म्यांमार में बसे सैकड़ों हजारों भारतीयों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। हालांकि तल्ख होते इन रिश्तों में एक मोड़ तब आया जब 1987 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने म्यांमार का दौरा किया। बातचीत का दौर चला, रिश्ते सुधारने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। 1988 में एक बार फिर से लोकतंत्र के लिए म्यांमार में विद्रोह हुआ, जिसने फिर से दोनों देशों की सीमा पर शरणार्थियों का संकट पैदा कर दिया। हालांकि कुछ साल बाद 1993 में रिश्तों की इस बार ठोस शुरुआत हुई। उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों ने म्यांमार के साथ अच्छे रिश्ते कायम किए। इसकी एक ठोस वजह चीन का बढ़ता दखल भी था, जिसे भारत को हर हाल में रोकना था। भारत ने म्यांमार को वक्त वक्त में मदद भी की। कई दफा म्यांमार को आर्थिक सहायता भी दी गई, लेकिन म्यांमार की सरकार के खिलाफ 2 दशक तक चलने वाले विरोध पर भारत चुप रहा। हालांकि अब एक बार फिर म्यांमार में बदलते राजनीतिक समीकरण पर भारत की पैनी नजर है। 2013 में भारत ने म्यांमार को विकास के नाम पर $500 मिलियन का लोन भी दिया। साथ ही म्यांमार की सेना को विकसित और आधुनिक करने के लिए भारत हर संभव मदद कर रहा है। भारत म्यांमार के लिए एक बड़ा बाजार है।
हर साल म्यांमार अरबों के सामान को भारत निर्यात करता है, जो म्यांमार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार की एक बड़ी वजह है। भारत म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, जबकि म्यांमार के आयात की लिस्ट में भारत 7वां सबसे महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच हवाई, जमीनी और समुद्री रास्तों से संपर्क और बढ़ाने के माध्यम तलाशे जा रहे हैं। अनाज की खेती से लेकर आधुनिक तकनीक, स्टील, तेल, गैस जैसे मुद्दों पर पिछले 1 दशक से सहयोग में इजाफा हुआ है। 2001 में दोनों देशों के बीच एक राजमार्ग का उद्घाटन भी किया गया, जो पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार को सड़क मार्ग के जरिए आपस में जोड़ता है। वहीं भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनाया जा रहा है, जो 2016 में पूरा होना प्रस्तावित है। भारत के लिहाज से लोकतंत्र की बहाली का माने ये है कि एक तो जो सीमाओं पर लोग वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजीज आए थे 1990 से, बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हैं हिंदुस्तान में जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, वापस जाना चाहते हैं। और हम खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई मिलिट्री का शासन वहाँ पर हो। अभी 100% प्रजातंत्र म्यांमार में नहीं आ रहा है। 2 विभिन्न जो पार्टीज हैं वो इस मुल्क को चलाएंगी और इसलिए भारत को दोनों ही पक्षों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों की एक मिसाल हाल ही में देखने को भी मिली थी, जब मणिपुर में भारतीय सेना पर हुए हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकियों को मार गिराया था। सेना की इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा उग्रवादी मारे गए। इनमें ज्यादातर वही उग्रवादी थे जो घात लगाकर 18 जवानों की हत्या करने में शामिल थे। इस पूरी कार्रवाई में म्यांमार की सरकार और सेना ने भारतीय सेना का भरपूर सहयोग दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।